जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री का प्रथम चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। अगर आप भी देने वाले हैं 2025 में 10वीं का एग्जाम, तो ये वीडियो जो है आपके लिए। यहाँ पे आपको मिलेगी पूरी तैयारी, 10वीं बोर्ड की पूरी तैयारी। अगर आपको करना है तो आप इस चैनल से जुड़े और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस पे जो भी वीडियो आवे उसका नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक। और चैनल को लाइक और एक बढ़िया सा कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी मिले मोटिवेशन और हम बनाते रहे आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोज और आपको दे सके पूरी 10वां बोर्ड की तैयारी, जो 2025 में आपको एक अच्छा मार्क्स अचीव करने में कर सके मदद। ये वीडियो उसके लिए भी है जिसका एग्जाम 19 फरवरी को होने वाला है। आप ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करें ताकि उसको एग्जाम में मिल सके हेल्प। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इतिहास का प्रथम चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। इसको हम दो सेक्शन में बांटेंगे, पहला लघुत्तरीय, दूसरा दीर्घोत्तरीय। आज हम केवल बात करेंगे इसका जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, जिससे हमारा हर साल 10वीं के एग्जाम में किससे जो सवाल निकलता है। आज हम बारी बारी से उस पर एक एक टॉपिक का आज हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा यहाँ पे टॉपिक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद क्या है। इसका जो एक टाइटल है यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम सबसे पहले राष्ट्रवाद के बारे में जिक्र करेंगे कि एक्चुअली राष्ट्रवाद होता क्या है। दोस्तों, पढ़ाई सिर्फ नंबर के लिए नहीं बल्कि हम लोग पढ़ाई पूरे एक नॉलेज के लिए करें, ताकि नंबर के साथ साथ हमें उसकी पूरी अच्छी से नॉलेज भी हो, पूरी जानकारी भी हो। क्योंकि केवल नंबर अचीव करना ये पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई का अर्थ है कि नंबर के साथ साथ हमें उसके बारे में पूरी जानकारी भी हो सके, ताकि हम लोग आगे चल के कुछ बेहतर कर सके। सिर्फ रट्टा मार लेना या फिर एक नंबर ले आना वो एक बहादुरी काम नहीं है, बल्कि बेहतर ये हो कि हम करें उसकी पूरी तैयारी शुरू से। हमें एक साल इसीलिए मिलता है कि उसकी पूरी तैयारी कर सके और अपने अंदर एक बेहतरीन नॉलेज को इकट्ठा कर सके, जो आपने फ्यूचर में सोचा हो उसमें आपको वो मदद कर सके। आप जिस भी इसके सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, आपका दिलचस्पी जिसमें भी हो, आप उसको बेहतर ढंग से पढ़े। अगर आपका दिलचस्पी हिस्ट्री में है तो आप हिस्ट्री को बेहतर ढंग से पढ़े, साइंस में है साइंस को बेहतर ढंग से पढ़े, मैथ में जिस भी सब्जेक्ट में आपका दिलचस्पी है उससे आप बेहतर ढंग से पढ़े। और उस सभी का क्लास आपको मिलेगा केवल एमर्स एकेडमी पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि यहाँ पे जो भी नई वीडियोज बने उसकी जानकारी पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रथम टॉपिक राष्ट्रवाद। यहाँ पे यदि अगर आपको लिखना हो तो आप एक नोट बना सकते हैं, एक कलम कॉपी लेकर जरूर बैठे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका पीडीएफ मिले तो इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में पीडीएफ के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद अर्थात कि नेशनलिज्म, हम जिस देश में रहते हैं उसके प्रति हमारे दिल में भावना किस प्रकार की है और हमें देश से प्यार है या नहीं, इसको शो करने के लिए एक भाषा का उपयोग किया जाता है राष्ट्रवाद। यहाँ पे क्या राष्ट्रवाद क्या है, जो कई बारी 10वां के एग्जाम में 2 नंबर में ये सवाल हमारा आता है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद से हम क्या समझते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखें कि राष्ट्रवाद कहते हैं किसे, कि देश के प्रति भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। कि देश के प्रति जो हमारा भावना है कि हम अपने देश को कितना प्यार करते हैं। इंडिया में हम लोग रहते हैं, हम लोग इंडिया को कितना प्यार करते हैं। तो हम जिस देश में रहते हैं उसके प्रति हमारे दिल में एक बेहतरीन भावना हो और अपने देश से प्यार जरूर करें। उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे राष्ट्रवाद कहते हैं। अथवा इसी को जब हम दूसरा भाषा में डिफाइन करेंगे तो राष्ट्रवाद का परिभाषा क्या हो सकता है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, राष्ट्रवाद कहलाता है। अर्थात कि जो किसी विशेष भौगोलिक अलग अलग क्षेत्रों में, जिस प्रकार से भारत में कई स्टेट है और सभी के सांस्कृतिक अलग अलग पाए जाते हैं, किंतु सभी का देश एक कहलाता है और सभी को अपने देश के प्रति जो भावना होनी चाहिए वो बेहतर होनी चाहिए, वाहक बनती है, राष्ट्रवाद कहलाता है। कि हम लोग भले ही अलग अलग स्टेट में हो, आप बिहार से हो, हम बिहार से है, और आप कुछ लोग यूपी से है, दिल्ली से है, उत्तराखंड से, झारखंड से, कहीं से भी हो, लेकिन जब देश की बात आए तो देश क्या बनता है, मेरा इंडिया बनता है। और उसके प्रति हमारे दिल में जो भावना है, उसके प्रति जो हमारे दिल में स्नेह है,
वही क्या कहलाता है मेरा, राष्ट्रवाद कहलाता है। तो राष्ट्रवाद का परिभाषा या तो देश के प्रति भावना को राष्ट्रवाद कहेंगे, अथवा या इसी को जब हम दूसरा भाषा में लिखेंगे तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक या किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करने वाला हो, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, राष्ट्रवाद कहलाता है। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, मेजनी कौन था, या मेजनी के बारे में जब एग्जाम में हमसे इसके बारे में सवाल पूछा जाता है कि मेजनी कौन था, तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। साहित्यकार और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, अथवा कि हम गणतांत्रिक यानी कि जिस देश में लोकतंत्र स्थापित हो वहाँ क्या एक गणतांत्रिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जहाँ मेजनी क्या था, साहित्यकार और एक गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, और एक योग सेनापति भी था। और एक योग सेनापति यानी कि जो एक बेहतर सेनापति माना जाता है, अपने सेना को हैंडल जो कर सके बेहतर ढंग से, वो क्या एक योग सेनापति भी था। और मेजनी कार्बोनरी नामक गुप्त दल का एक सदस्य भी था। जब एक कार्बोनरी यहाँ पर देखा जाता है, कार्बोनरी था कि एक जो क्रांतिकारी लोगों का एक समूह बनाकर अपने उद्देश्य के प्रति उसको प्रेरित करना कि हमारा उद्देश्य क्या है, अपने देश के लिए किस प्रकार से हमें आगे की ओर बढ़ना है, और अपने देश में होने वाले गतिविधि एक ऐसा एक्टिविटी जो हमारे देश के लिए बेहतर नहीं हो सकता है, उसको किस प्रकार से वहाँ पे डेमोलाइज किया जाए, उसको किस प्रकार से वहाँ पे रोका जाए। कार्बोनरी कहा इटली में, ये इटली का एक संस्था था। तो यहाँ पे से एक ऑब्जेक्टिव जो हम निकालते हैं, जब हमसे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा जाता है, तो कई बार यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये बनकर आता है कि मेजनी कौन था। मेजनी क्या था मेरा, साहित्यकार या गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, या मेजनी किस गुप्त दल का सदस्य माना जाता था, कार्बोनरी गुप्त दल। जब ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि मेजनी किस गुप्त दल का संस्थापक, किस गुप्त दल का सदस्य था, कार्बोनरी नामक गुप्त दल का एक सदस्य भी था। इसी ने मेजनी ही ने सन 1831 ईस्वी में सन 1831 ईस्वी में यंग इटली तथा सन 1834 ईस्वी में यंग यूरोप संस्था की स्थापना की थी। जब हमसे ये पूछा जाए कि यंग यूरोप या यंग इटली के संस्थापक कौन थे, तो यंग यूरोप और यंग इटली के संस्थापक ही मेजनी ही माने जाते हैं। और किया कब था, तो जब यंग इटली की बात आती है तो इन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की, और सन 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। तो अगर हमसे जब ये बात किया जाए, तो अगर 2 नंबर में सवाल आता है अगर हमारे पास कि मेजनी कौन था, तो मेजनी के बारे में हमें इतना लिखना है कि मेजनी एक साहित्य गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और योग सेनापति था और कार्बोनरी नामक गुप्त दल का एक सदस्य भी था। जो मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली तथा सन 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना भी की थी। तो उम्मीद है कि दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। अगर यहाँ पे आपको नोट बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, या फिर इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया होगा, वहां पे जाके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। एकीकरण अथवा कि किसी छोटे छोटे स्टेट को, बटे हुए स्टेट को एक जगह एकत्रित करना। एकीकरण का अर्थ क्या होता है, किसी चीज को एकत्रित कर लेना। तो यहाँ पे जो जर्मनी की जो एकीकरण की जो बाधाएं थी, यानी कि उसमें जो ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा था कि किस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था, उसके अगर 2 नंबर में हमसे सवाल पूछा जाए कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, इसका ऑब्लिगेशन क्या था, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी। एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी, यानी कि इसमें कई सारी बाधाएं, लेकिन जब हमसे यहाँ पे शॉर्ट टाइप का आंसर और क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे सिर्फ केवल हमें कुछ पॉइंट को यहाँ पे डील करना है, कुछ पॉइंट को यहाँ पे लिख देना है कि यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में उस समय विभक्त था। 300 छोटे बड़े राज्यों में जर्मनी का एक, यानी जर्मनी टुकड़े टुकड़े भागों में वहाँ पे विभक्त हो चुका था। तो यही इसकी सबसे बड़ी यहाँ पे बाधाएं थी कि क्या वो जो 300 छोटे बड़े बड़े टुकड़े हैं, क्या उसको एक साथ लाया जा सकता है, क्या सभी को उसका अधिकार दिया जा सकता है। इसी में यही सबसे बड़ी बाधाएं थी, क्योंकि 300 छोटे बड़े राज्यों को एक साथ लाना
ये इतना आसान भी नहीं हो सकता है। यही क्या इसकी एकीकरण की सबसे प्रमुख बाधाएं थी कि यहाँ पर जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था इस समय, यानी कि जिसमें मेजनी था उस समय में ये 300 छोटे बड़े राज्यों में वहाँ पे विभक्त था। उसमें सेकेंड कंडीशन ये है कि उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बहुल क्षेत्र था। अब यहाँ पर क्या दो समुदायों को एक साथ लाना क्या इतना आसान है? किसी भी स्टेट में या किसी भी देश में दो समुदाय को एक साथ मिलाकर रख देना ये एक आसान चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब पूरे उत्तरी जर्मनी की बात की जाए तो पूरे उत्तरी जर्मनी में क्या प्रोटेस्ट यहाँ पे छाया हुआ था, और दूसरे में कैथोलिक कैथोलिक अर्थ का अर्थ ये कि जो क्रिश्चियनिटी होता है, जो ईसा मसीह को मानने वाला, वो क्या कहलाता है मेरा? कैथोलिक कहलाता है। तो यहाँ पर जो दक्षिणी जर्मनी का जितना भी लोग था वो क्या था? कैथोलिक को मानने वाला ज्यादा था, बहुल क्षेत्र था वहां पर। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कैथोलिक को नहीं भी मानते थे, लेकिन जो बहुल क्षेत्र माना जाता है, जो वहां पर उसकी मेजोरिटी थी, किसकी थी? वो कैथोलिक को मानने वाले की थी। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा इसका रीजन क्या? एक तो यहाँ पे जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त है, बटा पड़ा हुआ है। अब उसमें अलग अलग कंडीशन, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कंडीशन, किसी की भाषाएं अलग है, किसी का रीति रिवाज अलग है, किसी का हर हर लोगों का कल्चर अपना एक अलग अलग बटा हुआ था, लेकिन उसको एक साथ मर्ज कर देना, यहाँ पर यही इसका एकीकरण का अर्थ निकलता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरी पहला कंडीशन की जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। दूसरा कि उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बहुल क्षेत्र माना जाता था। अब यहाँ बात करते हैं तीसरा कि जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का भी अभाव था, कि जर्मनी जब यहाँ पे 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था तो इसमें एक कंडीशन ये भी था कि उसमें राष्ट्रवाद की भावना का कमी था। जिस प्रकार से आज हम लोगों के अंदर राष्ट्रवाद है कि हम लोग अपने देश से जो प्यार करते, वो उस समय इस टाइम में नहीं था कि वहाँ पे जो जर्मनी के लोग थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ कुछ न कुछ अधिकारों के लेकर मतभेद पैदा था कि अगर वहाँ पे जो स्वर्ण जाति के लोग थे, यानी कि जो स्वर्ण लोग थे जिसके पास पूंजी का अभाव नहीं था, जो यानी कि जो बड़े पूंजीपति थे, उसके पास तो अपार अधिकार प्राप्त था, लेकिन जो निचली जाति के थे जिसके पास पूंजी का अभाव था, उसके पास किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो यहाँ पे यही चीज क्या एक राष्ट्रवाद में भावना को पैदा करता है कि क्या वो केवल जो यहाँ पे गणतांत्रिक जो बनाया गया हुआ है केवल क्या स्वर्ण जाति के लिए, या फिर ऐसे लोगों के लिए जिसके पास पूंजी का अभाव नहीं है, और जिसके पास क्या पूंजी का अभाव है उस व्यक्ति को अधिकार नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से आज हमारे मुल्क में हर हर जाति को, चाहे वो छोटी सी हो या बड़ी हो, बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, पूंजीपति हो या छोटा एक व्यापारी हो, सभी के पास अधिकार है। यहाँ तक इसमें लोकतंत्र का मतलब है कि मेरे पास हर कुछ का अधिकार बराबर होना चाहिए। लोकतंत्र हमें क्या सिखलाता है कि हर किसी के पास बराबर का अधिकार हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हो। यहाँ पे सबसे बड़ा जो आता राष्ट्रवाद की भावनाएं कमी थी, और जब राष्ट्रवाद की भावनाएं कमी आ जाए, किसी भी लोगों में अगर राष्ट्रवाद की भावना आ जाए, तो वहाँ पे क्या एक ग्रे युद्ध छीनना एक जो है एक कॉमन बात माना जाता है कि अगर किसी में राष्ट्रवाद की भावना कम आ जाए तो वहाँ पे क्या बना जाता है, एक ग्रे युद्ध छीनने का ज्यादा वहाँ पर संभावनाएं बनती है। जिस प्रकार से हम लोग के सामने जो वक्त जो गुजरा है मणिपुर का, वहाँ पे भी इसी प्रकार की घटनाएं होती है कि मणिपुर में एक लोगों को यही लगता है कि जो वहाँ पे जो छोटी कास्ट के लोग हैं, क्या उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है? क्या वो हमेशा बड़े जात के नीचे दब के रहना चाह रहे हैं? यानी कि वो नहीं चाह रहे कि हम बड़े बड़े जात के नीचे दब के रहें, या जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, क्या उसकी बातों के नीचे सिर्फ रहना है? नहीं, यही क्या एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा करती है कि लोग अपने जो देश में जो नेता हो, यानी कि उसका जो प्राइम मिनिस्टर जिस देश में जिस प्रकार का एक नियम लागू हो, जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री का यहाँ पर नियम है, तो यहाँ पे क्या अगर उसके खिलाफ अगर कोई जा सके तो यही क्या एक गृह युद्ध का कारण बनता है कि जैसे किसी व्यक्ति के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना कमी आए तो उसके अंदर अपने देश के प्रति गुस्सा और आक्रोश फैलना शुरू हो जाता है, जो आगे चलकर किसका रूप ले लेता है दोस्तों? गृह युद्ध का। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि अपने देश के प्रति कितना वफादार रहना है, हर हाल में चाहे जैसे भी हो हमें अपने देश के प्रति वफादार रहना है। तो यहाँ पर इसका जो तीसरा कंडीशन बन रहा है वो क्या बन रहा है कि जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का भी अभाव था, यानी कि किसी में अंदर भावना था कि हाँ हमें इसको देश को बेहतर बनाना है, किसी में नहीं भी था कि नहीं हमें देश को बेहतर नहीं बनाना, हमें जिस प्रकार से चल रहा है हमें उसी प्रकार से चलते रहना, बस मेरा फायदा होता रहे, बाकी जो अदर लोग हैं उसका फायदा हो या ना हो उससे हमें कोई बहस नहीं है।
तो ये था इसका तीन। अगर हमसे जब 2 नंबर का सवाल किया जाए कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 3 पॉइंट वहां पे डील करना है। पहला कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। दूसरा, उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बहुल क्षेत्र था। और जर्मनी में राष्ट्रवाद का अभाव था। जर्मनी के लोगों में क्या था? राष्ट्रवाद का एक अभाव था। तो यहाँ पे ये कई बार ये सवाल ये आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, जर्मनी की एकीकरण की बाधा है। और यहाँ पर जब हम देख रहे थे कि मेजनी कौन था, तो मेजनी कौन था के बारे में 2018 में 2018 में दो नंबर का सवाल ये पूछा गया हुआ है। अभी हम लोग जो है यहाँ से स्टार्ट किए हैं, कहते हैं कि धीरे धीरे अभी यहाँ पे कारवा अभी बढ़ेगा। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखो अभी होता है क्या। तो यहाँ पे अभी सिर्फ क्या अभी 3 टॉपिक यहाँ पे कवर किया गया हुआ। इस पे जितना भी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आता है सभी को बारी बारी से कवर करेंगे। यहाँ पे अगल का जो टॉपिक है मेरा क्या है? मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग व्यक्ति का नाम, एक मेटरनिक व्यक्ति, जिस प्रकार से अभी हमारे देश में मोदी युग चल रहा है। अभी हमारे देश में किसका युग चल रहा है दोस्तों? मोदी युग चल रहा है। अथवा कि 2014 से जब से मोदी जी आए हैं, किसका युग चल रहा है? मोदी युग चल रहा है। उसी प्रकार से, और जिस प्रकार से मोदी जी ने देश को उन्नति की ओर लेके गए हैं, जिस प्रकार से देश ने विकास किया है, उसी चीज को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मेटरनिक युग था। जो मेटरनिक युग किस प्रकार से अपने यानी कि देश को, या जहाँ पे यानी कि रहने वाले थे उसको किस प्रकार से उन्नति की ओर लेके गया। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा देश कितना विकास किया है। हमने राजनीति, कूटनीति के बारे में कितना यहाँ पे देखा है, और हमने विदेशों को अपना लोहा कैसे मनवाया। किसके युग में? मोदी जी के युग में। किसके युग में दोस्तों? मोदी जी। 2014 से अभी 2024 से किसका युग चल रहा है? ये मोदी युग चल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया हुआ है कि मेटरनिक युग क्या था, कि जब ये था तो इन्होंने अपने कार्यकाल में किस किस प्रकार का प्रगति किया। और यहाँ पे शॉर्ट टाइप में देखेंगे, लेकिन जब यहाँ पे लॉन्ग टाइप भी पढ़ेंगे तो उसके बारे में, मेटरनिक के बारे में जिक्र किया जाएगा। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। चांसलर यानी कि राज्यपाल, उसको चांसलर क्या बोलते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल। तो हमें उसका मतलब भी मालूम होना चाहिए। सिर्फ किताबी भाषा रट लेना ये पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई का अर्थ है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या निकल रहा है, उसका प्रयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। सिर्फ किताबी भाषा को रट्टा मार के हम लोग केवल एग्जाम को क्लियर तो कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी में उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो पढ़ाई हमें जो सिर्फ नंबर के लिए नहीं करना है, पढ़ाई करना है तो हमें नॉलेज के लिए भी करना है, कि हमारे अंदर वो नॉलेज भी हो, ताकि हम आगे चलकर किसी अच्छी फील्ड में जा सके। क्योंकि नंबर वाला को हमने कई बार देखा है कि नंबर तो बेहतर होता है, वो 3 महीने का तैयारी करके नंबर तो ले आता है, लेकिन उसका पढ़ाई किसी काम का होता नहीं है। लेकिन अगर हमें नंबर भी चाहिए और हमारा जो है यहाँ पे मेरिट भी बेहतर होना चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि हमें शुरू से इसकी तैयारी करनी है, और एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को यहाँ पे देखना है, पढ़ना है और उसको समझना है। बच्चे लोग तो इसको रट्टा मार के चांसलर होता क्या है, इसको यानी कि अगर रट्टा मारने की बात आवे तो क्या होगा? मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। लेकिन आप उससे पूछो बाबू चांसलर होता क्या है, उसका मतलब क्या है? चांसलर जो अभी के वक्त में जो हम लोग बोलते हैं क्या, उसको राज्यपाल बोला जाता है। जैसे बिहार के राज्यपाल हो गए, और जितने भी स्टेट है, बिहार के राज्यपाल को ले लो, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, उत्तराखंड के राज्यपाल को, दिल्ली के यानी कि जितना भी स्टेट होता है, हर एक स्टेट में एक राज्यपाल को यहाँ पे निर्धारित करता है। जो मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ऑस्ट्रेलिया का क्या था? एक चांसलर था। मेटरनिक ने सन 1815 ईस्वी से सन 1848 ईस्वी तक यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसका जो युग जो था, जैसे अभी हमने यहाँ पर जिक्र किया कि मोदी युग 2014 से 2024 तक ले जिस प्रकार से इन्होंने भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत को उन्नति पे लेके गया है, उसी प्रकार से यहाँ पे मेटरनिक भी था, जो सन 1815 से सन 1848 ईस्वी तक यूरोप की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि वहाँ पे अपना जो इसका जो नीति था, कूटनीति हो या राजनीति हो, एक बेहतर ढंग से यहाँ पे इसको वो निर्वहन किया। यही कारण है कि यहाँ पर 1815 से 1848 ईस्वी के काल को ही मेटरनिक युग कहा जाता है। या तो मेटरनिक युग का अगर हमसे टाइमिंग पूछ दिया जाए, पीरियड पूछा जाए कि यहाँ पे उसका पीरियड क्या था, तो 1815 से 1848 ईस्वी की काल को हम क्या बोलते हैं? मेटरनिक युग कहते हैं। इन्होंने अपने ही
अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम किए जो देश के प्रति, जो देश के लिए एक उन्नति का, यानी देश के लिए, देश के विकास के लिए यहाँ पर एक फायदेमंद भी साबित हुआ। तो ये क्या था मेरा मेटरनिक युग। अभी हमने यहाँ पर 4 टॉपिक को कवर किया है। पहला राष्ट्रवाद क्या है, नेशनलिज्म के बारे में जाने। उसके बाद से मेरा सेकेंड टॉपिक था मैजनी कौन था। मैजनी कौन था? मैजनी साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और वो एक योग सेनापति भी था। इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव निकलते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव को हम लोग जो है एंड में अच्छे से कवर करेंगे कि इसका यानी कि इतिहास का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कवर करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हमें किस पे ध्यान देना है, यहाँ पे हमें अपने नॉलेज को ही बढ़ाना है। सिर्फ नंबर नहीं, हमको नॉलेज को ही बढ़ाते हुए चलना है ताकि मेरा नॉलेज भी बढ़े। तो नॉलेज जैसे बढ़ेगा नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। नंबर के लिए अलग से पढ़ाई नहीं करी जाती है दोस्तों। अगर हमारे पास नॉलेज है तो बिना रट्टा मारे बेहतर से बेहतर नंबर लाया जा सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम देखें कि जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो यहाँ पे हम देखें कि जर्मनी की एकीकरण की 3 बाधाएं थी और यहाँ पर एक मेटरनिक युग क्या है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस कर बेल आइकन, और आप एक बढ़िया सा कमेंट्स करें ताकि जिससे मुझे मिले मोटिवेशन और हम आपके लिए बनाते रहे इसी प्रकार से वीडियो। और दोस्तों में अपने वीडियो को शेयर भी जरूर करें। जब तक के लिए जय हिंद।